बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा डाइवर्स मॉलिक्यूल्स हैं। ओवरऑल हमारी बॉडी में बेतहाशा मुख्तलिफ़ तरह की, हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ़ तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं और वो प्रोटीन्स फिर मुख्तलिफ़ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। बाज़ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रही हैं, मसलन हड्डियाँ बनाने में इन्वॉल्व हैं या कोलेजन कार्टिलेज बनाने में इन्वॉल्व हैं, और बाज़ प्रोटीन्स फिर फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, मसलन एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करती हैं या दूसरे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करती हैं। अब ये प्रोटीन्स जो बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की आपको नज़र आती हैं, उसकी वजह क्या है, उसमें ऐसा क्या ख़ास है जो उनको इस तरह मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल बनाता है। तो असल में प्रोटीन के फंक्शन का राज छुपा हुआ है उसके स्ट्रक्चर में, कि वो बनी कैसे हुई है, उसके अंदर एटम्स की, अमीनो एसिड्स की तरतीब किस तरह से है, वो कंट्रोल करती है कि वो प्रोटीन आगे क्या कुछ कर सकती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर प्रोटीन यूनिक होती है, हर प्रोटीन का अलग अलग वो स्ट्रक्चर है और उसके हिसाब से वो अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। हर प्रोटीन की यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं और वो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं कि उसके अंदर पहली बात कितने अमीनो एसिड्स हैं, यानी कि 100 हैं या 1000 हैं। जाहिर है अमीनो एसिड्स की तादाद फ़र्क होगी तो वो साइज फ़र्क होगा प्रोटीन का, उसकी शेप डिफरेंट होगी और उस हिसाब से वो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। फिर कौन से अमीनो एसिड हैं, एसिडिक वाले अमीनो एसिड ज़्यादा है या बेसिक वाले अमीनो एसिड ज़्यादा हैं, कहाँ कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, वो फिर कंट्रोल करता है कि शेप कैसी बनेगी और वो कंट्रोल करेगा कि फंक्शन कैसा होगा। और फिर फाइनल ओवरऑल शेप कैसी है पॉलीपेप्टाइड चेन की, वो जो अमीनो एसिड जोड़ जोड़ के आपने लंबी चेन बना दी, वो सीधी चेन नहीं रहती, वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो शेप कंट्रोल करती है कि वो प्रोटीन क्या क्या कर सकती है। ठीक है, तो अब ये जो अरेंजमेंट है ये इतनी सिंपल नहीं है। अमीनो एसिड सिर्फ ये नहीं है कि आपने लाइन से जोड़ दी और प्रोटीन बन गई, बल्कि लाइन से जुड़ने के बाद स्टेप बाय स्टेप चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं और फिर हम कहते हैं कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर के 4 लेवल्स हैं। हर लेवल पे चीजें पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं और उस हिसाब से नई प्रॉपर्टीज सामने आती हैं। ठीक है, तो उन 4 लेवल्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला लेवल जो है इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी मतलब पहला वाला। प्राइमरी स्ट्रक्चर से मुराद है कि कितनी तादाद में अमीनो एसिड हैं और किस तरतीब से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड आ रहा है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है। हमने बात की थी कि 20 तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो 20 में से कोई सा भी लग सकता है। ठीक है, तो किस जगह पे कौन सा अमीनो एसिड लगा हुआ है, जब आप ये स्टडी कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर देख रहा हूं इस प्रोटीन का। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रेडरिक सेंगर ने, यहाँ पे उसकी तस्वीर दिखाई हुई है। 10 साल उसने बड़े ध्यान से रिसर्च की और वो काम कर रहा था इंसुलिन के ऊपर। इंसुलिन आपको पता है इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होती है, उनको इंसुलिन की प्रोडक्शन का बाज़ दफ़ा मसला होता है जिसकी वजह से शुगर आपकी बॉडी में कंट्रोल्ड नहीं रहती। तो वो इंसुलिन के ऊपर काम कर रहा था। उसने देखा कि किसी की भी बॉडी से मैं इंसुलिन निकालता हूं तो सारे लोगों की इंसुलिन प्रोटीन हमेशा 51 अमीनो एसिड्स की बनी हुई है। हमेशा 51 अमीनो एसिड से मिलकर इंसुलिन प्रोटीन बनती है और ये 51 अमीनो एसिड भी 2 टुकड़ों में जुड़े हुए हैं। 2 अमीनो एसिड्स की चेन्स हैं। 2 मतलब वो हमने तस्बीह वाली मिसाल ली थी, तो वो 2 हार से या तस्बीह सी बनी हुई है अमीनो एसिड्स की। यहां पर आपको वो दोनों चेन्स आपस में जुड़ी हुई नजर आ रही हैं। एक थोड़ी सी पर्पल कलर की है, एक ब्लू से कलर की है। ठीक है, तो ये 2 चेन्स हैं अमीनो एसिड की और ये दोनों चेन्स आपस में जुड़ती हैं और फिर वो प्रोटीन बनती है। तो एक चेन जो है 21 अमीनो एसिड्स की है, एक चेन 30 अमीनो एसिड्स की है। ठीक है, और ये दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए से।
यहां पर आपको येलो कलर में सल्फर सल्फर जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। अभी पेपर में कई दफा आ जाता है कि इंसुलिन के अंदर कितने कितने अमीनो एसिड्स होते हैं और इस तरह की चीजें, फिर आगे हीमोग्लोबिन का आ जाता है, ठीक है। तो फ्रेडरिक सैंगर ने ये डिस्कवर किया कि इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड हैं। ये अमीनो एसिड दो चेन्स में जुड़े हुए हैं, दोनों चेन्स आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड यानी कि दो सल्फर आए जिनके दरमियान में, तो उन बॉन्ड्स के जरिए से जुड़ी हुई हैं। एक चेन 21 अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल है, दूसरी 30 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल है। फिर किस में कौन सा अमीनो एसिड पहले लगा हुआ है, कौन सा बाद में लगा हुआ है, वो एग्जैक्टली उसने मालूम किया और इस बुनियाद पर फिर उसको नोबेल प्राइज मिला। बाद में उसने डीएनए का सीक्वेंस मालूम करने का भी तरीका निकाला कि डीएनए के अंदर चेक किया जाए कि कहां पे कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ी हुई हैं, और उसकी बुनियाद पर उसको एक दफा फिर नोबेल प्राइज मिला। तो नोबेल प्राइज आपको पता है साइंस के अंदर सबसे बड़ा इनाम समझा जाता है, सबसे ज्यादा इज्जत वाला भी समझा जाता है। तो उस वजह से 2 दफा किसी को नोबेल प्राइज मिलना वो बहुत बड़ा काम है। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। मिसाल के तौर पे हीमोग्लोबिन है, आपको पता है इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, आपके खून में ऑक्सीजन को फेफड़ों से बाकी तमाम सेल्स तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर हीमोग्लोबिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर देखें तो ये एक्चुअली 4 चेन से मिलकर बना हुआ है। 4 लंबे लंबे से धागे हैं, वो आपस में जुड़ते हैं, फिर हीमोग्लोबिन बनती है। 2 चेन्स एक जैसी हैं, 2 एक जैसी हैं। इनको हम कहते हैं अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स। अल्फा मतलब पहले नंबर वाली, बीटा मतलब दूसरे नंबर वाली, ठीक है। आपने अल्फा बीटा पहले भी नामों के लिए, रेज के लिए सुना हुआ है, अल्फा बीटा गैमा रेज, पहली दूसरी तीसरी। अब अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड्स हैं, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती हैं। तो और बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड्स हैं। अब ये इनकी कौन से अमीनो एसिड कहां पर जुड़े हुए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में लिखा हुआ है, पुराना एस्टिमेट है कि तकरीबन 10,000 प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इंसुलिन के अंदर अमीनो एसिड की तादाद और तरतीब मुख्तलिफ होगी, ठीक है। इसी तरह हीमोग्लोबिन है तो उसके अंदर तादाद और तरतीब मुख्तलिफ होगी। मायोसिन है, तादाद और तरतीब मुख्तलिफ होगी। जितनी प्रोटीन्स ले लेंगे, हर प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स की तादाद और तरतीब मुख्तलिफ होगी। बने सब उन्हीं से, 20 से ही बने हुए हैं, लेकिन वो कितनी तादाद में जुड़ते हैं और पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, वो डिफरेंट है। और ये सीक्वेंस कि किस प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड लगना है, ये तरकीब लिखी हुई है कहां पर, आपके डीएनए के अंदर, ठीक है। आपका डीएनए कंट्रोल करता है कि मसल की प्रोटीन बननी है तो वहां पर रेसिपी लिखी हुई है कि जब मसल की प्रोटीन बनानी हो तो पहले ये वाला अमीनो एसिड लें, फिर ये वाला अमीनो एसिड लें, फिर ये वाला अमीनो एसिड लें, तो वो वहां पर लिखा हुआ है। तो आपकी जीन्स कंट्रोल करती हैं कि कौन सा अमीनो एसिड कहां पर लगना है। आपके डीएनए के अंदर लिखा हुआ है। डीएनए आपके पास कहां से आया, वालिदैन से आपको मिला, पेरेंट से इनहेरिटेड है, ठीक है। अब वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के कौन सा अमीनो एसिड कहां पर लगाना है इंतहाई कीमती है, बहुत जरूरी है। उसमें छोटी सी गलती की भी गुंजाइश नहीं है। वजह क्या है, वजह यह है कि अगर उन अरबों लेटर्स लिखे हुए हैं, उन अरबों लेटर्स में से एक लेटर गलत लिखा जाए, ठीक है। जब आपने पैदा होना था उस वक्त वालिदैन से डीएनए की एक कॉपी बनी, आप तक पहुंची सेल के जरिए, उसमें 3 अरब लेटर्स लिखे हुए हैं। उन 3 अरब में से कोई एक गलत हो जाए, कितना, एक गलत हो जाए तो ऐन मुमकिन है कि आप पैदा ही ना हो, मारे जाए पैदा होने से पहले ही, ठीक है। या पैदा हो भी जाए तो नतीजा क्या हो सकता है कि कोई शदीद किस्म की खराबी हो सकती है जो जिंदगी मौत का मसला बना देगी। कितनी गलती से, सिर्फ एक लेटर गलत लिख देने से। आपने देखा है कि आपने पेपर के दौरान चंद हजार अल्फाज लिखने होते हैं और उनमें भी कभी ना कभी कॉपी करते हुए गलती हो जाती है।
तो वो डीएनए में 3 अरब अल्फाज लिखे हुए हैं, हरूफ लिखे हुए हैं, और वो हर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कोई छोटी सी गलती की वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, यानी कि जिस अमीनो एसिड ने लगना था वो अमीनो एसिड नहीं लगेगा, उसकी जगह जब कोई दूसरा लगेगा तो वो स्ट्रक्चर वैसा नहीं बनेगा जैसा बनना चाहिए था प्रोटीन का। नतीजे में प्रोटीन अपना काम नहीं करेगी। जब प्रोटीन अपना काम नहीं करेगी तो सिस्टम डिस्टर्ब होंगे, जब सिस्टम डिस्टर्ब होंगे तो उसकी वजह से मौत भी हो सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे सिकल सेल एनीमिया है, नाम सुना हुआ है। रेड ब्लड सेल्स की एक बीमारी है जिसमें ब्लड सेल्स की शेप चेंज हो जाती है। आपने रेड ब्लड सेल्स देखे हुए हैं, इनकी नॉर्मल शेप ऐसी होती है जैसे वो छोटे बच्चों का उन्होंने तकिया बनाया हुआ होता है गोल सा, वो अंदर से दरमियान में से दबा हुआ होता है, साइडें मोटी होती हैं, तो वो वाला तकिया, तो वैसी सी शेप होती है रेड ब्लड सेल की। अब होता क्या है कि वो जो 574 अमीनो एसिड टोटल बनते हैं उनमें से एक अमीनो एसिड गलत हो जाता है। किसकी वजह से? डीएनए जो वालिदैन से मिला उसमें गलती हो गई, उसमें लिखा हुआ था कि कौन कौन सा अमीनो एसिड जोड़ना है, गलती से कोई दूसरा अमीनो एसिड जोड़ने की इंफॉर्मेशन वहां पर आ गई, लेटर गलत हो गया। अब उसकी वजह से सिर्फ एक अमीनो एसिड गलत हुआ है, हजारों जिस्म की दूसरी प्रोटीन्स हैं बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, सिर्फ एक हीमोग्लोबिन का एक लेटर गलत हो गया, एक अमीनो एसिड चेंज हो गया। ठीक है, नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यह निकलेगा कि हीमोग्लोबिन की शेप चेंज हो जाती है। यहां पर आपको दिखाया हुआ है ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है जो 4-5 यहां पर पड़ी हुई है। ठीक है, गोल गोल जो है यहाँ पे 2 नीले और 2 पीले रंग के टुकड़े जुड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, और इसके ये जो मतलब फिर ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन की शेप है, इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाता है और ये ट्रांसपोर्ट कर सकती है। अब क्या होगा कि जब वो गलती होगी तो हीमोग्लोबिन की शेप ऐसी नहीं रहेगी, बल्कि क्या होगा कि वो बेतरतीब हो जाएगी और फिर सारी हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एक छोटी सी गलती से हीमोग्लोबिन की शेप डिस्टर्ब हो गई, उसकी शेप डिस्टर्ब होने की वजह से वो आपस में जुड़ के इस तरह उन्होंने चेन बनानी शुरू कर दी। नतीजा क्या निकला कि रेड ब्लड सेल की शेप चेंज हो गई। यहां पे आपको ये जो पतले पतले से लंबे लंबे से सेल्स नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली हीमोग्लोबिन की शेप डिस्टर्ब होने की वजह से रेड ब्लड सेल की शेप डिस्टर्ब हुई हुई है। अब जब ये मसला होगा तो अब हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। नॉर्मल फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह लगाना, लेके जाना। अब क्या कर रही है? अब बस आपस में हीमोग्लोबिन जुड़ती जा रही हैं, उसकी वजह से बच्चे को अब सांस नहीं आएगा। ठीक है, बच्चा मतलब सीढ़ियां चढ़ेगा तो उसको सांस उसकी उखड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसकी बॉडी मांगेगी ऑक्सीजन, और ब्लड के अंदर कैपेसिटी नहीं है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की। नतीजा ये होगा कि जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, चलना फिरना शुरू करेगा, थोड़ी सी मतलब वो भाग दौड़ स्कूल आना जाना शुरू करेगा, तो वो कोप नहीं कर सकेगा। अल्टीमेटली 8-10 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाएगी। जब बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेगी, बॉडी बड़ी हो जाएगी, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही उतनी, नतीजा ये होगा कि वो जिंदा नहीं रह सकता। किसकी वजह से? सिर्फ एक अमीनो एसिड गलत लगने की वजह से, या डीएनए के अंदर एक लेटर की गलती होने की वजह से अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। डीएनए का सीक्वेंस यहां पे आपको दिखाया हुआ है। डीएनए के अंदर आपको पता है 4 तरह की बेसिस होती हैं, आगे चल के हम बात करेंगे। डीएनए के अंदर यहां पर डीएनए का सीक्वेंस दिखाया हुआ है, तो एक जगह पर लिखा हुआ है GAG। ठीक है, डीएनए के अंदर आपने पढ़ा है ATGC, 4 तरह के लेटर्स हो सकते हैं। यहां पर नीचे ये जो सिकल सेल वाले बंदे के अंदर GAG की जगह पे क्या आ गया? GTG लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ GA की जगह पर GTG लिखा गया। नतीजा क्या है? अमीनो एसिड लगना था ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह पे लग गया वेलिन। 2 अमीनो एसिड्स हैं, उनके नाम है, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन लग गया, तो नतीजे में हीमोग्लोबिन की शेप खराब हो गई। शेप खराब हो गई तो सेल की शेप खराब हो गई, सेल की शेप खराब हो गई तो सर्कुलेटरी सिस्टम में मसला बन गया। जब सर्कुलेटरी सिस्टम में मसला बन गया तो नतीजा ये निकला कि बॉडी की डेथ हो गई, सिर्फ एक लेटर की गलती से।